जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, उच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भारतीय न्यायपालिका है, इंडियन जुडिशरी है, यह सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। आप सभी को मैं इसके बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो भारतीय सरकार है उसके कुल 3 प्रमुख अंग बताए गए हैं, जिसमें दोस्तों आपका विधायिका आता है। कौन कौन सी चीजें दोस्तों थोड़ी सी समझ लेंगे तो आसानी होगी। विधायिका और कार्यपालिका दोनों आते हैं दोस्तों। साथ में तीसरे और स्वतंत्र अंग के रूप में हम जानते हैं न्यायपालिका को, अर्थात दोस्तों हमारी जुडिशरी को। तो यह सरकार के 3 अंग हैं और यही तीनों अंग दोस्तों मिलकर हमारे पूरे सरकार के संचालन का कार्य करते हैं। और दोस्तों, यदि हम बात करें, अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि न्यायपालिका। तो दोस्तों, न्यायपालिका को सरकार के उस अंग के रूप में स्थापित किया गया है जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। न इस पर विधायिका का न ही कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप, प्रभाव या भी किसी भी प्रकार का दबाव होता है। किसी भी प्रकार का दोस्तों इनमें दबाव, हस्तक्षेप कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, क्योंकि जो आपका प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, यह कहता है कि यदि किसी के दबाव, प्रभाव या फिर दोस्तों क्षेत्राधिकार में आकर यदि कोई कार्य किया जाएगा तो वहां पर न्याय की जो संगति होगी, जो न्याय की प्रकृति होगी, वह स्वरूप एवं शुद्ध नहीं होगी। इसीलिए इसे क्या किया गया है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब दोस्तों, ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि हमारी न्यायपालिका भी प्रमुख अंगों में विभाजित है, प्रमुख स्तरों में विभाजित है। जिसमें से दोस्तों हम बात करें तो हमारी न्यायपालिका दोस्तों सबसे ऊपर जो उसके अंग के रूप में विराजमान है, उसको हम लोग दोस्तों जानते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, जिसको हम लोग दोस्तों उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर दोस्तों उसके बाद आता है, वह है दोस्तों उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग दोस्तों जानते हैं हाई कोर्ट के नाम से। और दोस्तों तीसरे और अंत लेवल पर जो आते हैं दोस्तों, वह आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। क्या बोलते हैं दोस्तों उनको, अधीनस्थ न्यायालय। दोस्तों आपको यह जानकारी होनी चाहिए, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इन्हें हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिनमें 2 अन्य बट जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपको ध्यान में रखने होंगे दोस्तों दोनों। खैर, हम लोग उतने डिस्कस और डीप में नहीं जाएंगे। हमने जब पढ़ाया था न्यायपालिका तो हमने वहां पर चर्चा की थी। बात हो रही है उच्च न्यायालय की। तो मेरे दोस्त, जो उच्च न्यायालय होते हैं, यह प्रत्येक राज्य के लिए अपने न्यायालय, अर्थात प्रत्येक राज्य में सबसे ऊपरी सीमा पर स्थित न्यायपालिका का यह प्रमुख भाग है। यदि प्रश्न पूछ दे कि राज्य में न्यायालय कौन सा सबसे प्रमुख स्तर पर होता है या सबसे प्रमुख न्यायपालिका का अंग कौन सा है दोस्तों, तो राज्य में होता है उसका हाई कोर्ट, अर्थात उच्च न्यायालय। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्य के पास अपना एक उच्च न्यायालय होगा, चाहे वह संघ शासित प्रदेश हो या फिर आपके राज्य हो, वह किसी न किसी उच्च न्यायालय से जुड़े होंगे। लेकिन अब आपको जानकारी के लिए यह भी बताते हुए मैं चलूं कि हमारे देश में वर्तमान समय में राज्यों की कुल संख्या दोस्तों कुल कितनी है। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं एवं 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके पास 28 + 8 कुल 36 क्या होने चाहिए, उच्च न्यायालय होने चाहिए, जैसा कि संविधान में वर्णित है। या तो राज्यों के पास होना चाहिए या तो संघ शासित प्रदेशों के पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है वह कितनी है, 25 है। तो फिर तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं हुआ, समझने वाली बात यह है कि हमारे संविधान में यह भी कहा गया है कि
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, या फिर किसी राज्य के साथ साथ जो संघ शासित प्रदेश हैं वह भी किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ सकते हैं। उनके लिए भी केवल एक ही उच्च न्यायालय होगा। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत होते हुए कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं दोस्तों जिनके की दोस्तों क्या है, जिनके की दो अलग अलग राज्यों की उनकी प्रभाव जो क्षेत्र सीमा है वह एक ही उच्च न्यायालय के पास में है। वहीं पर जितने संघ शासित प्रदेश हैं दोस्तों वह भी किसी न किसी राज्य के उच्च न्यायालय से ही संबंधित हैं। एक प्रश्न और पूछ लेता है, वह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि क्या कोई ऐसा संघ शासित प्रदेश है क्या जिसका खुद का अपना उच्च न्यायालय हो दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है, एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है, जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है, वह है दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट। अब तो हो गया दोस्तों यह बेसिक जानकारी की बात। यदि वीडियो आपके काम की लग रही हो दोस्तों और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ टू द पॉइंट फोकस वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आइए अब बात करते हैं कि उच्च न्यायालय से संबंधित जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए उनके पास अपना एक क्या होगा, अपना एक उच्च न्यायालय होगा, अर्थात राज्यों के पास अपना एक हाई कोर्ट होगा। इसके बारे में प्रावधान हमें आर्टिकल 214 अर्थात 214 के अंतर्गत मिलता है। वहीं पर दोस्तों बात करें अनुच्छेद 215 की, तो अनुच्छेद 215 हमसे यह कहता है कि जो यह उच्च न्यायालय होगा ना, अर्थात हाई कोर्ट होगा, यह एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसे कहते हैं होगा। अब बात यहां पर फंस जाती भाई कि अभिलेख न्यायालय कहते किसे हैं। तो देखिए भाई, अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होते हैं जो उनके जो निर्णय दिए जाते, मान लो कि किसी हाई कोर्ट ने कोई किसी सब्जेक्ट पर किसी केस पर अपना निर्णय सुनाया, तो उस सुनाए गए निर्णय को क्या किया जाता है, अभिलेखित कर लिया जाता है, रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है। किस लिए रखा जाता है कि इन द फ्यूचर यदि सिमिलर ऐसा कोई केस आए तो इस पीछे जो दिया गया यह निर्णय है इसका रेफरेंस देते हुए कोई अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट दोस्तों क्या करे, वह अपने निर्णय को सुना सके या फिर इस निर्णय का रेफरेंस दे सके। यही होता है अभिलेखीय न्यायालय। और दूसरी जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होते हैं जिनकी अवमानना करने पर, कंटेम्प्ट करने पर वह उस व्यक्ति को, उस संस्था को क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, अभिलेखीय न्यायालय के पास होता है। आप लोगों ने अक्सर मूवीज वगैरह में जब कोर्ट वगैरह का सीन होता है, वेब सीरीज वगैरह में, तो आप सुनते होंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपको दंडित किया जा सकता है। दोस्तों वही बात है कि यदि आपने न्यायालय की अवमानना की है तो उसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है। यह भी एक अभिलेखीय न्यायालय के गुण के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 बात करता है राज्यों में उच्च न्यायालयों के गठन की बात की, मतलब जितने भी राज्य होंगे उनमें उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होगा यह बात करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 219 की तरफ। अनुच्छेद 219 कहता है दोस्तों कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनके शपथ अर्थात ओथ के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों के शपथ का प्रावधान आर्टिकल 219 में है। साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी पूछ देता है मेरे भाई कि शपथ दिलाता कौन है। अब हमें जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए तो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान में रहे, मैं अभी से हिंट कर दे रहा हूं, नियुक्ति अलग है और शपथ अलग है। नियुक्ति कोई और करता है मेरे भाई, शपथ कोई और दिलाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इस प्रश्न को ध्यान से सुनकर उसका जवाब देंगे। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 222 कहता है कि किसी एक न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से अर्थात एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरण होगा यह अनुच्छेद 222 के अंतर्गत किया जाएगा। एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई एक न्यायाधीश है, जज है, अब उसको हमको ट्रांसफर करना है केरल हाई कोर्ट में, तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा दोस्तों? उसको करना होगा आर्टिकल 222 के अंतर्गत, क्योंकि यह बात करता है किसी एक न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण को लेकर, ट्रांसफर को लेकर। आगे चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 223 की तरफ। अनुच्छेद 223 क्या कहता है? अनुच्छेद 223 कहता है कि हाई कोर्ट में मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश की अभी अनुपस्थिति है, उस समय किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई? तो हमें एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध के बारे में जानकारी हमें किस आर्टिकल में मिलती है? तो वह मिलता है अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। आगे बढ़े भाई दोस्तों, 226 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इतना कि पूछिए मत, मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं। यह कहता है उच्च न्यायालय को रीट निकालने की शक्ति। अब देखिए मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है कि जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका के जो ऊपर वाले दो क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं। यह उच्च न्यायपालिका की कैटेगरी में आते हैं, हाई जुडिशरी की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा भाई, हाई जुडिशरी क्या है? कि यह जो न्यायपालिका के भाग हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोस्तों, इनको रीट निकालने की शक्ति है। जबकि जो तीसरा महत्वपूर्ण स्तर है अधीनस्थ न्यायालय, यह रीट जारी नहीं कर सकता। रीट जारी कर सकता है केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वह करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। वहीं पर यदि हम बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। तो दोस्तों अब रीट जारी ही क्यों किया जाता है, रीट होता ही क्यों है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि जब संविधान में उल्लिखित जितने मौलिक अधिकार हैं, यदि उनके उल्लंघन के संबंध में कोई व्यक्ति याचिका दायर करता है, तो उसको उसके बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उल्लंघन से बचाव के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वह क्या करती है? रीट जारी करती है। और कुल कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है दोस्तों? तो कुल 5 प्रकार से रीट जारी किए जाते हैं, जो कि आप हमारे अलग से जो वीडियो बने उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। अगला है दोस्तों आर्टिकल 227 अनुच्छेद 227 क्या कहता है? अनुच्छेद 227 कहता है कि जो हमारा उच्च न्यायालय होगा दोस्तों, जो हाई कोर्ट होगा, अब हाई कोर्ट के नीचे क्या आ रहा है? अधीनस्थ न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति होगी, कंट्रोल होगा उनकी। तो यह दोस्तों जो प्रावधान है, यह जो जानकारी है, यह उच्च न्यायालय की जो शक्ति है दोस्तों, यह अनुच्छेद 227 में हमको देखने को मिलती है। फिर से समझिएगा कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का पावर है उसके पास कि वह समस्त अधीनस्थ न्यायालयों, चाहे वह सिविल कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में सत्र न्यायालय या फिर दीवानी न्यायालय बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि अधीक्षण शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हाई कोर्ट की अधीक्षण शक्ति कहां पर वर्णित है? यह है 227 में। अब आते हैं अनुच्छेद 217 की तरफ। अनुच्छेद 217 कहता है कि राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो उस मामले में वह राज्यपाल से क्या लेगा? सलाह लेगा। और यह प्रावधान हमें आर्टिकल 217 में देखने को मिलता है। भैया देख लीजिए, कहीं ना कहीं
कहीं मामला आ गया, मैंने बता भी दिया कि अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वह करता है राष्ट्रपति। आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा दोस्तों, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मैंने अभी इसके बारे में बात नहीं की, मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में अधीनस्थ न्यायालय बचा हुआ है, तो वही पढ़ लीजिए। अगला वही है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 कहता है कि जितने भी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वह राज्यपाल के द्वारा होगी उस हाई कोर्ट के परामर्श से। मान लीजिए कि अभी हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या करना है, हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। सॉरी, इलाहाबाद मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए सेशन कोर्ट, वाराणसी सेशन कोर्ट में जो है दोस्तों, वाराणसी सेशन कोर्ट जो है दोस्तों, उसमें हमें क्या करना है, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। तो उस न्यायाधीश की नियुक्ति का जो अधिकार है वह किसके पास होगा, संबंधित राज्य जो होगा। मान लीजिए वाराणसी किस में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, तो यूपी के राज्यपाल इस वाराणसी के सेशन जो कोर्ट होगा या फिर जो आपका दूसरा कोर्ट होगा उसमें नियुक्त करेगा। साथ में जो संबंधित हाई कोर्ट होगा, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है कौन सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वह उससे परामर्श लेगा। तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल अपने यहां के हाई कोर्ट के से परामर्श लेकर वह वहां के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और आज के और अंतिम इस उच्च न्यायालय संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बात करेंगे अनुच्छेद 231 की। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, या फिर किसी संघ शासित प्रदेश को भी उसकी अधीक्षण क्षमता या फिर उसके प्रभाव क्षेत्र में डाला जा सकता है। तो यह प्रावधान हमें इसी आर्टिकल अनुच्छेद 231 में मिलता है। क्या मिलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर संबंधित संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का होना। तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है दोस्तों, यह आर्टिकल 231 के अंतर्गत दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आ गई हो। पसंद आ गई ना तो थोड़ा सा इसे मार दीजिए राहुल गांधी का अंदाज में मार दीजिए, थोड़ा सा क्या मार दीजिए, लाइक लगा दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अपडेट और इंफॉर्मेशन के साथ, नए ऊर्जा और नए शक्ति के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।